हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका इवोल्यूशन में हमने कुछ क्लास ले चुके थे, एक लेक्चर हो चुका है। आपका आज ये जो चैप्टर है, इस पार्ट को आज कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन के अंदर जो पहला टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। पहले तो ये समझे मॉर्फोलॉजी क्या होता है। अब यहाँ पर अगर मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात होगा कि मॉर्फोलॉजी है क्या। इस मॉर्फोलॉजी में जो वर्ड आता है मॉर्फो, एक वर्ड आया मॉर्फोस, मॉर्फोस है, जिसका मीन्स होता है एक्सटर्नल फीचर। अब बाहरी फीचर जो किसी नवीन का होगा वही मॉर्फो कहा जाएगा। अंग्रेजी मतलब तो जानते ही स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। जैसे अपने आप के बारे में जानना है तो हमारा स्किन कलर कैसा, आई का कलर क्या है, हेयर क्या है, हर हाइट क्या रहा है, बॉडी का थिकनेस क्या है। तो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ते हैं, दिस इज मॉर्फोलॉजी। तो अब ये मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है और ये देखेंगे किस तरीके से मॉर्फोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। एक हम लोग यहाँ से एविडेंस लेके चल, प्रूफ मांग रहे हैं। जो हमारे डार्विन साहब थे उन्होंने कहा था कि भगवान को गलती किया था, उन्होंने कि कहा था कि भगवान ने कहते 4000 वर्ष पुराने नहीं, बहुत पुराने से चलते आ रहे। भगवान ने कहते एग्जैक्ट जैसा बना करके हम भेजें वैसा ही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। हाँ, जो धार्मिक किताबें में वो क्या है, एग्जैक्ट जैसा हमने बनाया वैसा ही रहेगा। डार्विन कहते नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होता है। तो उससे अब अगर कोई भगवान का अपोज कर रहा है तो फिर तो उससे क्या मांगा जाएगा, प्रूफ मांगा जाएगा, एविडेंस मांगा जाएगा। तो डार्विन ने एविडेंस एक दी, जिसमें क्या एविडेंस दिए, मॉर्फोलॉजी के बारे में। कहा कि देखो बाहरी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, भगवान अगर बनाएगा तो एक जैसा बनाएगा, बट बाहरी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। कैसे चेंज हुआ तो ये देखेंगे आगे, है ना, कि स्ट्रक्चर किस टाइप से हम यहाँ से चेंज करते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल मेकानिज्म। मेलानिन एक केमिकल है जिसके थ्रू क्या होता है कि स्किन की कलर चेंज हो जाती है। हम लोग में भी होता है, हमारी जो स्किन की कलर डिपेंड करती है वो मेलानिन पे डिपेंड करती है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल मेकानिज्म कर रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है। 1850 से पहले जब हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थे, है ना, ब्रिटिश में इंडस्ट्री नहीं था, इंग्लैंड में भी इंडस्ट्री नहीं था, तो हमारे पास क्या था कि जो भी पेड़ थे, प्लांट जो था, उसके जो कलर होते थे बाहरी कलर, आज ब्राउन कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, पहले वो व्हाइट होता था। क्योंकि क्या था, एनवायरमेंट में फ्यूम्स नहीं थे, धुएं नहीं इतना था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। अब देखो हमारे पास ये जो बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, इसका नाम है मॉथ, है ना, बायोलॉजिकल नेम इसका कहते हैं बिस्टन बेटोनेरियम। अब ये जो मॉथ है, ये दो कलर में नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था, एक था व्हाइट कलर और एक था पूरा डार्क कलर। जब प्लांट व्हाइट था तो वैसे कलर में उस समय पे क्या था कि व्हाइट वाला मॉथ का पॉपुलेशन ज्यादा था। लेकिन क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ब्लैक वाले का क्या होता है कि मॉथ के जो पॉपुलेशन वो बहुत तेज से बढ़ता है और व्हाइट वाले का पॉपुलेशन घट जाता है। बात आती है ऐसा क्यों हुआ सर, तो बात ये हुआ कि जब प्लांट भी व्हाइट था, इंसेक्ट भी व्हाइट था, जब व्हाइट के ऊपर व्हाइट जाता था तो छिप जाता था वो, इसलिए ना कोई बर्ड उसको खा पाते थे, ना कोई उसको हंट कर पाता था, पता ही नहीं चलता था, दूर से पक्षी को पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे इंसेक्ट बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है, इसलिए उसकी पॉपुलेशन बचा रह गया। और जैसे ब्लैक वाला व्हाइट पे बैठता था, वहां क्या होता था, दूर से पता चल जाता था कि यहाँ कुछ बैठा हुआ है, उसको खा जाता था चुन चुन के। तो क्या हो जाता था, इसकी पॉपुलेशन उस समय पर बहुत कम थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, पेड़ व्हाइट थे। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यहाँ धुआं फेंकने लगा पूरा, हाँ, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा धुएं फैले, वो धीरे धीरे पेड़ के ऊपर भी प्रेसिपिटेट हुआ, पेड़ का कलर भी चेंज हो गया। अब जो व्हाइट पेड़ था उसके जो बाहरी लेयर थे वो ब्राउन होने लगे, डार्क होने लग गया। अब उसके ऊपर क्या होता था कि डार्क कलर बैठ जाता है तो नहीं पता चलता, आज का जो पेड़ है डार्क कलर के है, उसके ऊपर जब इसी कलर का क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का अगर कोई इंसेक्ट बैठ जाए तो पता ही नहीं चलता दूर से। लेकिन अगर व्हाइट कलर बैठ जाए तो पहले ही पता चल जाएगा, तो दूर से ही पता चल जाएगा तो उसको खा जाएगा वो, है ना। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेकानिज्म कह रहा है कि देखो क्या होता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एज आता गया, इसकी पॉपुलेशन बढ़ते चल गया और इसकी पॉपुलेशन क्या होता चल गया, घटता चल गया। तो ये कंडीशन दे रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन। अब क्या था कि उस समय जो नेचर था वो इसके अनुसार से चल रहा था,
तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही थी। अभी का जो नेचर है इसके अनुसार से चलना, अब वो एडॉप्ट नहीं कर सकता, अपना कलर चेंज नहीं कर सकता। जब कलर चेंज नहीं करेगा तो उसके पॉपुलेशन घट जाएंगे, अगर वो कलर चेंज कर लेता तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये डार्विन की एक थ्योरी आई नेचुरल सिलेक्शन, कि जिस जगह हम रह रहे हैं अपने आप को उसके अनुसार से कन्वर्ट करना होगा। अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे तो हमारा नेचर में बहुत से ऐसे मौके प्रेडेटर हैं जो खा जाएगा, है ना, बचने नहीं देगा। तो वैसे हुआ इसके साथ। तो एक एविडेंस ये भी आता है क्या, इंडस्ट्रियल मेगानिज्म का। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन क्या हुआ, बहुत ज्यादा था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। इंडस्ट्रियलाइजेशन से के समय पे क्या हुआ, क्या मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पहले इसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसकी पॉपुलेशन कम था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो जाता है कि इसके पास क्या हो जाते हैं, कम जाते हैं। अब ये देखो, यहां से देखो, यहाँ पे क्या है, पेड़ पूरा, ये पेड़ अगर दिख रहा होगा कैमरा में सही से, तो ये पेड़ का एक डार्क पार्ट है और उसके ऊपर भाई का दूर से दिख रहा है, और ये वाला पार्ट दूर से नहीं दिख रहा है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि अब इसको चुन चुन के खा जाएगा, है ना, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत तेज से घटेगा और इसका पॉपुलेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये है, अब ये क्या हो गया, डार्क में ज्यादा हो गया और यहाँ पर ये कम गया। समझ में आ गया, ये था इंडस्ट्रियल मेगानिज्म, जो एक एग्जाम्पल था नेचुरल सिलेक्शन का। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके पास। चलो ये तो वही है, बार बिकम डार्क, स्मोक एंड सूट, ये डार्क हो गया इसके कारण से, धुएं के कारण से डार्क हो गया, इसी कारण से इसका कलर चेंज हुआ पेड़ का। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज तो जानते हो, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना, ऊपरी कवर में हमें ना, है ना, कुछ भी करना है, हमारे फोर्स में करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जब जंगल में रहते हो तो पता चलता है कि जितने क्रीपर वगैरह सबसे ढक लिया, ताकि सामने वालों को पता भी नहीं चले कि यहाँ पर कोई है ना। वैसे यहाँ पर क्या कर रहा, प्लांट के साथ कैमोफ्लेज कर रहा था कौन, इंसेक्ट्स, मॉथ जो था। चलो क्वेश्चन यहाँ पे कि द साइंटिफिक नेम ऑफ पेपर्ड मॉथ, जो अभी हमने पढ़ा था, क्या ड्रोसोफिला मेगानोगास्टर जो होता है ना, ये 12th में बहुत जगह पाया, फ्रूट फ्लाई को कहते हैं, ये फ्रूट फ्लाई नहीं था। पायसन सटाइवम क्या है, मटर का पौधे का नाम है। ट्रिटिकम एस्टिगम गेहूं हो गया। बिस्टन बेटोनेरिया, अभी तो हमने नाम पढ़ा था इसका, है ना, कि बायोलॉजिकल नेम जो मॉथ का है वो क्या है, बिस्टन बेटोनेरिया। आप इसको देखोगे एक बार स्क्रीनशॉट में, क्वेश्चन का जरूर देखते जाना, है ना। तो आंसर है बिस्टन बेटोनेरिया, अभी तो पढ़े थे। चलिए अगला है एडेप्टिव डेरिवेशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। एडेप्टिव डेरिवेशन क्या है ये समझना है। अगर सोचो एक मैमम्स है ना, अब मैमम्स का एंसेस्टर एक ही को होगा, जो शुरुआत में अर्थ पर पहला मैमम्स बना होगा वो एक ही होगा, और आज अर्थ पे जितने भी मैमम्स हैं उसी मैमम्स से क्रिएट हुए होंगे, है ना। ये आगे जाकर के जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में भी आ जाएगा। तो जितने भी मेरे पास होंगे वो सब एक ही मैमम्स आया होगा, लेकिन आज मैमम्स अपनी रिक्वायरमेंट के, अपने जीवन के बचाव के लिए अलग अलग जगह पे रह रहा है। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, वो जमीन पे रह रहे हैं। मंकी को देखो तो बेचारा पेड़ चुन लिया अपना रहने का जगह, वहां पर उसको सेफ लग रहा था, वहां रह लिया। व्हेल की बात करें, वो भी एक मैमम्स है, उसने वाटर चुना अपना जगह, क्योंकि उसका लाइफ वहीं पे सर्वाइवल सांस होते, उसके पास गिल्स था, लंग्स नहीं था रिस्पायरेशन करने के लिए, तो वहां चला गया वो, था ना। बैट, चमगादड़ को देखो, वो भी एक मैमम्स है, तो वो भी अपना एक अलग तरीका चुनता है। तो जहां पर हम गए, अब वहां पर अगर हम उस नेचर के अनुसार से अडॉप्ट करेंगे, है ना, उसके अनुसार से अपने आप को चेंज करेंगे, तो फिर उस अनुसार से वहां पर जो चेंजिंग आया, अब उसके भी पॉपुलेशन बनेंगे, तो धीरे 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 वहां पर क्या होगा, उसका एक पॉपुलेशन डेवलप होगा और वहां पर एक नया पॉपुलेशन बन जाएगा। जैसे अगर सोचो, अगर वेन ओशियन में है, अब ओशियन के अंदर वेन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, वो अपना नेचर चुना, जबकि वो भी मैमम्स था, वो भी कहता नहीं हम आदमी की तरह ही टेरेस्ट्रियल रहेंगे, तो बच नहीं पाता। हाँ, तो एडेप्टिव रेडिएशन ये होता है कि एक जगह से निकले हैं लेकिन अलग अलग जगह पर गए और वहां पर अपने आप को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो रेडिएशन कैसे हुआ, रेडिएशन क्या हुआ कि सर एक जगह से निकले, हाँ ना, एक जगह से निकले और इधर फैल गया, इधर फैल गया, कोई इधर फैल गया, अलग अलग जगह पर चुन लिया, हैबिटेट अलग कर लिया, तो ये रेडिएशन की तरफ फैलेगा, इसने इसको नाम दिया क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। तो इवोल्यूशन के लिए एक एविडेंस ये भी आता है, एक प्रूफ ये भी आता है, जो बायोलॉजिकली चेक करते, मतलब बायोलॉजिकली जो लिविंग थिंग्स है उसमें क्या देखने को मिलता है कि ऑरिजिन तो एक ही जगह होता है, एंसेस्टर एक ही जगह होता है, लेकिन मतलब एक ही एंसेस्टर होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, अलग अलग एरिया में चला जाता है। तो उसके बेस पर भी आप एविडेंस को पहचान, एविडेंस ले सकते हैं इवोल्यूशन का। चलो इसके पहले एक क्वेश्चन आ गया आपका, फॉसिल्स आर फाउंड, कौन सा नेम होगा, सेडिमेंट्री लेयर्स, वाटर, ऐसा हमने पढ़ चुके हैं, इसके पिछले लेक्चर में ही पढ़े हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है,
क्या अर्थ कोर्स, ये सब क्वेश्चन देखोगे आप, ये आपके अंदर क्वेश्चन है ना। ये पीछे हमने पढ़ा चुके हैं इसके कि सेडिमेंट्री एनालिसिस में होता था, इसमें क्या था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम पढ़ा चुके थे कि कन्वर्जेंट क्या होता था कि अलग अलग जगह से एक जगह पर आ जाते थे, डिफरेंट एंसेस्टर था, जैसे हमने पढ़ाया था कि पक्षी उसके पास भी विंग्स होते हैं, है ना, बैट उसके पास भी विंग्स होता है, बटरफ्लाई इसके पास भी विंग्स है, नहीं तीनों तीन है। जो बटरफ्लाई है वो इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा ग्रुप से आता है ना। जो तुम्हारे पास क्या है बैट है वो मैमल्स से आ रहे हैं, है ना। उसके बाद तुम्हारे पास जो बर्ड है वो एविड सारे सब अलग अलग क्लास से है, लेकिन सब एक ही जगह रह रहा है और सबके पंख उड़ने में काम कर रहे हैं। तो काम सेम हो बट ऑरिजिन डिफरेंट हो तो वैसे में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं उसको। हाँ, एनामोगस ऑर्गन की बात करते थे, होमोगस ऑर्गन में कहते थे कि भाई क्या होगा, ऑरिजिन सेम है फंक्शन डिफरेंट होगा, है ना। ऑरिजिन सेम है फंक्शन डिफरेंट होगा। जैसे हमारे हाथ और पीने का पैर, आगे का पैर, वो दोनों का जो स्ट्रक्चर था सेम था। ये पांच बोन इधर भी होते थे, ये फ्लैंजेज भी होता था, यहाँ पर भी बोन्स होते थे, यहाँ भी 2 बोन होते थे, उसके ऊपर भी 1 बोन होता था, उसका भी पैर का स्ट्रक्चर वैसे ही था। मेरा भी हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन हम अपने हैंड का किसी और काम के लिए यूज कर रहे हैं, कैट किसी और काम के लिए यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंट फंक्शन हो जाते हैं। तो वैसे हम उसको कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कि सर बना तो स्ट्रक्चर एक जैसा, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही जैसा होगा, लेकिन सब अलग अलग काम कर लेंगे तो डाइवर्जेंट हो जाएंगे। केमिकल इवोल्यूशन तो बताया गया था कि लिविंग जो है, जितने भी लिविंग अर्थ पे हैं वो सारे के सारे जो बने हुए हैं वो केमिकल ही बने हुए हैं, है ना। तो ये केमिकल इवोल्यूशन की बात ये पहले भी हो चुकी है। तो यहाँ पर थॉर्न ऑफ बॉगनवेलिया और टैंटरियम ऑफ कुकुरबिटा दोनों था स्टेम का मॉडिफिकेशन, है ना। दोनों क्या था, स्टेम का मॉडिफिकेशन। ये सबका काम अलग अलग थे, इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो क्या था, स्टेम मॉडिफिकेशन, स्वीट पोटैटो किसका है, रूट का मॉडिफिकेशन। दोनों का ऑरिजिन अलग हो रहे, काम एक ही है, दोनों फूड स्टोरेज करने का काम करता है, तो काम सेम है फंक्शन डिफरेंट है। तो यहां से देखोगे ये सब आंसर तो आप लोग के अंदर क्वेश्चन रखेंगे। जो जितने भी रिकॉर्ड टेस्ट आता है ये रिकॉर्ड टेस्ट आपको बनाने का है ना। माइंड टेस्ट जो है हम लेक्चर के साथ साथ जो माइंड टेस्ट कर रहे हैं वो मेरे पास क्या होगा कि जस्ट पढ़ाएंगे उसके बाद वो आ जाएगा, और ये पीछे वाला होगा जो 5-6 टॉपिक पढ़ा दिए उसके बीच बीच से क्वेश्चन है ना, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे इसके लिए। आपके पास आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा भैया और क्वेश्चन है इसमें, दो क्वेश्चन और इसमें। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म अभी हमने बताया था, नेचुरल सिलेक्शन था, है ना। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द पॉपुलेशन ऑफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद किसकी पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिला था, तो वो देख सकते हैं आप, अभी हमने कहानी समझाया इस पे। आंसर आप देख लीजिएगा, आप अगर आपने बनाए हैं तो आप आंसर बना लीजिए पर। अब है मेरे पास एडेप्टिव रेडिएशन। ये एक साइंटिस्ट जा रहे हैं शिप से, है ना। एक साइंटिस्ट जा रहे हैं शिप से, पहले डार्विन गए थे जिनका नाम था HMS बीगम, है ना। क्या नाम था, HMS बीगम। एक शिप से उन्होंने ओशन के अंदर गया, क्योंकि हमारे अर्थ पे जितने लाइफ नहीं है उससे ज्यादा कहाँ है, ओशन में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने वहां से एविडेंस खोजने गए। फिर तुम्हारे पास क्या हुआ, एक वाइसमैन HMS बीगम ये जा रहा है, तो ये डार्विन जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, ये डार्विन जा रहे हैं ओशन में, है ना। और जब ये ओशन में पहुंचे, ये है डार्विन साहब, है ना। ये इनकी कहानी समझोगे तो बहुत रोचक थी। बेचारे क्लास में जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं वैसे अपने लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने भगवान को बाइकआउट कर दिया। अब इनके क्लास में इतना विरोध हुआ, उस शहर में इतना विरोध हुआ कि इनको अपना कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। इनका इतना विरोध हुआ क्योंकि उस समय लोग जो थे ना वो बाइबल को बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे थे, साइंस चीजों को मानते नहीं थे। इन्होंने बोल दिया भाई क्या होगा कि इवोल्यूशन का मतलब जन्म देने वाला भगवान नहीं होता है, सब इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है ना। पूरा विरोध हो गया कि भगवान को झूठा करने वाला कौन होगा। इनका इतना विरोध होता है कि यहाँ से कंट्रीज इनको निकास दिया जाता है, अपने कंट्रीज इनको भगा दिया जाता है। ये फिर ब्रिटिश चले जाते हैं, मतलब इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड देखो शासन इसीलिए किया था सब पे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता था। इनको बुलाया, इन्वाइट किया और कहा कि भाई आप अपने बातों को प्रूफ कीजिए, है ना। जबकि इंग्लैंड भी बाइबल को मानने वाला ही कंट्री है, फिर भी इनको एक मौका दिया कि आप जाकर के दुनिया को गलत कीजिए कि आप जो बोल रहे वो सही है, दुनिया गलत है। तो इन्होंने 7 साल तक रहे थे ओशन में, है ना। पहले 3 साल के लिए गए थे, फिर उनको बढ़ा दिया गया। भाई जब देखे कि पॉजिटिव थ्योरी वहां से आ रही है, बहुत सारी चीजें एविडेंस माया जा रहा है, तो फिर इनको रखा गया और पूरी दुनिया का ध्यान इनके तरफ था। याद होगा जब हम हेरिडिटी पढ़े थे ना, मेंडल फेम हो गए थे बेचारे इनके चक्कर में। पूरी दुनिया का साइंटिस्ट इनको देख रहा था, मेंडल की थ्योरी को किसने पढ़ा नहीं।
इसने मिडटर्म को सक्सेस होने में लेट हो गया था इंडिया चक्कर में। सोचो कितने बड़े थिंकर रहे होंगे ये अपने समय का, है ना। अब ये गोम्पैगस आइलैंड है जहां पर ये इनको एक पक्षी दिखता है ना। एडेप्टिव रेडिएशन बैक से देखो तो ये मेरे आइलैंड होगा। चलो यहीं पे चमकने दे हो जाएगा। ये फिगर आगे सभी के साथ देखोगे। हमने यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक आइलैंड है जिसका नाम है गोम्पैगस आइलैंड। अब यहाँ पर वो पहुंचते हैं तो वहां उनको एक पक्षी दिखता है, ये इसका बाद में नाम पड़ गया फिंच। पहले फिंच था, बाद में नाम पड़ गया डार्विन फिंच, क्योंकि डार्विन ने इस पर ऑब्जर्व किया था, है ना। फिंच तो जानता है अपने एरोन फिंच, है ना। तो इसका नाम था फिंच। अब ये यही एक पक्षी है, ये भी वही पक्षी है, ये भी वही पक्षी, ये भी वही पक्षी। देखो कुछ अंतर दिख रहा है। इसके चोंच देखो थोड़ा लंबे, इसके चोंच छोटे हैं, इसका और छोटे हो गए। अब ये नहीं समझ में आ रहा था डार्विन को, जब डार्विन ने उसका आसपास के आइलैंड पे छोटे छोटे जमीन पे घूम रहे थे, जब यहाँ पे तो देख रहे थे कि भाई सब जगह एक ही पक्षी है, नहीं चोंच की जो लंबाई है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब थोड़ा सा पक्षी को गौर करना, अगर आपने आसपास का पक्षी अगर देख रहे हो तो जो पक्षी अनाज खाता हो, सिर्फ अनाज खा रहा हो, हम खा रहा हो, मतलब हर्बीवोरस हो, कंप्लीट नहीं, उसका चोंच छोटे होंगे। पैरोट का देखते हो, है ना, छोटे छोटे चोंच होते हैं। स्पैरो को देखो, छोटे चोंच हैं। तो जिसके बिक्स छोटे होते हैं वो ज्यादातर हर्बीवोरस होते हैं। क्रो के देखो थोड़ा सा चोंच बड़ा हो गया क्योंकि वो मीट भी खा रहा है। तो जो क्या है ना ओमनीवोरस है उसके चोंच थोड़ा सा और लंबे हो जाएगा। जो पूरी तरीके से कॉर्निवोरस है उसका चोंच और बड़ा हो जाएगा। जो अच्छे देखते हो सारोसोरस जो पकाता है क्या मछली पकड़ के खाना, तो उसका चोंच देखो कितने लंबे लंबे। तो जो तुम्हारे पास कॉर्निवोरस उसके चोंच बड़े हो जाएंगे, ओमनीवोरस से और छोटा, हर्बीवोरस से तो बहुत छोटा। अब एक ही पक्षी अपने चोंच को अलग अलग जैसे दिख रहा है। अब ये हुआ क्या कि जब ये पक्षी इस आइलैंड पे रह रहा होगा तो देखो हरा भरा है, तो यहाँ पर खाने के लिए उसको अनाज मिल गया होगा। जब ये इधर आया होगा तो इधर पूरा क्या है, पानी पानी है, मतलब इसको कुछ है नहीं, वहां मछली खा सकते हो, कीड़े आए जो उसके साथ खा सकते हो। अब यही पक्षी पहले अगर यहाँ सर्वाइव कर रहा होगा तो यहाँ से उड़ करके मानो किसी कारण से यहाँ पहुंच गया, फोटो में दिख रहा है कि नहीं देखे बट होगा तो बहुत। अब वहां पहुंच गया, अब वहां जीवन का एक चैलेंज आ गया उसको कि भाई दो ऑप्शन, अनाज मिल नहीं रहे, अब खाना तो या तो इंसेक्ट ही खाओ या तो मर जाओ, है ना। दो ऑप्शन है। देखो मरना आसान है बट कंडीशन को चुन करके उसका स्ट्रगल करके वहां जीना टफ है। और टफ करने में भाई जो टफ काम करता है उस क्या होता है, सक्सेस होता है, नाम आता है उसका। इसने वही काम किया, मरना नहीं चुना इसने। अब इसने कहा कि भाई मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास अनाज नहीं है ना, खा नहीं सकते, अब खाने के लिए क्या यहाँ तक आएंगे, मर ही जाएंगे भूखे, है ना। तो उड़ के यहाँ आ भी नहीं सकता। अब यहाँ पर जो कुछ मिल रहा है उसके अनुसार से अपने आप को क्या करूं, ढांगू, उसके अनुसार से अडॉप्ट करूं। अब इंसेक्ट मिल रहा तो इंसेक्ट खाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई अनाज ही चाहिए, ऐसा कहता तो मर जाता, दोबारा क्या होता, नाम ही नहीं आता बैमोजिम, जो तुम बैमोजिम इसको पढ़ रहा है ना। ऐसे बहुत से बच्चे सबका नाम थोड़ा आता है। अब इसका नाम आया क्योंकि इसने अपने आप को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो ये देखो जिसके बीक लंबे हो गए, इसका मतलब वो वैसे रीजन में चला गया जहां पर क्या था, इंसेक्ट खाने को मिल रहा था, है ना। वहां पर कॉर्निवोरस का कंडीशन सोचो कितना टफ हुआ होगा इसको जीने में, है ना। पूरा हैबिटेट ही ये चेंज कर रहा, यहाँ का पेड़ पौधे वहां सूखा पड़ा हुआ, कुछ है नहीं, सिर्फ पानी पानी है, वहां पर खाने के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो कहते हैं डार्विन कि जो जीवन में आया है, जिसने भी लिविंग है, सिर्फ हम लोग तो कहते हैं कि कंपटीशन लाइफ में बहुत ज्यादा, हमारे से ज्यादा कंपटीशन जानवर कर रहे हैं। एक डॉग को सोचो, इमेजिन करो डॉग के बारे में, तुम ठंडे में क्या होता है, ब्लैंकेट ओढ़ करके सोओगे तो बेचारा बाहर में वो ऐसे ही रहता हो, फिर भी वो सर्वाइव करने के लिए कहीं पर पैर मोड़ मार के बैठा हुआ होगा, है ना। गर्मी आ रहा है तो तुम तो फैन चला लो, बेचारा वो धूप में घूम रहा है, फिर भी बचने की कोशिश वो कर रहा है। सोचो उसको कितना लाइफ में स्ट्रगल है ना। हम लोग अपने छोटे छोटे स्ट्रगल को क्या करते हैं, स्ट्रगल मानते हैं। सोचो इतनी फैसिलिटी में वो एनिमल्स जिसको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो सर्वाइव करने के लिए क्या कर रहा है, खाने के लिए खोज रहा है, इधर उधर भाग रहा है, उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, खाने के लिए इधर उधर जा रहा है। तो ये सोचूंगा कि तुम्हारे पास वो कितना स्ट्रगल कर रहा हो, और हम लोग स्ट्रगल करने से डरते हैं, बराबर। लाइफ अगर डार्विन का सीधा कहना है कि जिसने अर्थ पर जीवन लिया है, जन्म के साथ ही स्ट्रगल है, जन्म के साथ ही स्ट्रगल, और जब तक मरोगे नहीं तब तक स्ट्रगल करते रहोगे। ये सब बच्चे भी क्या किया, स्ट्रगल नहीं तो किया है ना, पूरा हैबिटेट चेंज कर लिया।
तो ये सब सोचो, हैबिटेट चेंज किया तो इसका बॉडी कलर चेंज हुआ, बिक्स चेंज हो गए, तो एक ही पक्षी अलग अलग तरीके देखा, तो ये कहा गया एडेप्टिव के ऑरिजिन एक है लेकिन अलग अलग कंडीशंस में गया, अलग अलग तरीके से सरवाइव किया और वही पक्षी कई तरीके से दिख गए, बन होगा। तो बाद में इसका नाम क्या दिया गया, डार्विन फिंच। पहले क्या नाम था इसका, फिंच, सिर्फ फिंच था, बाद में इसको डार्विन फिंच कहा गया। एक समझ में आया एडेप्टिव एडिशन, है ना, कि एक जगह से ऑरिजिन होंगे, अलग अलग जगह जाकर के सरवाइव करेंगे। हाँ, सरवाइव करना स्ट्रगल हो सकता है, ये डार्विन भी कहते हैं कि जो भी जीवन में जन्म लिया है, मतलब अर्थ पे जन्म लिया है, वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। तो स्ट्रगल कर करके अपने अंदर चेंजिंग आया, दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। समझ में आ गया होगा। चलो अब आ गया जो बच्चों, आगे है कि इसके डिफाइन है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड डेटिंग अदर पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। क्या कर रहा है, एक कॉमन एंसेस्टर है, वहां से क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है और अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाता है, उस ज्योग्राफी के अनुसार से अपने आप को इवोल्यूशन कर लेता है, चेंज ले आता है, है ना, अपने डेवलपमेंट कर लेता है। एडेप्टिव रेडिएशन दो पार्ट है, एक एडेप्टिव डाइवर्जेंस और एक कन्वर्जेंस। फिर बात हुई कि एक जगह ऑरिजिन हुआ, डिफरेंट हिस्सा चल गया तो डाइवर्जेंट हो गया, अलग जगह ऑरिजिन हुआ, एक जगह आ गया तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो ये तो हम पढ़े, हाँ ना, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस इवोल्यूशन तो पढ़े। अब आगे की बात करें तो एडेप्टिव डाइवर्जेंस क्या है, एक साउथ अमेरिका में कुछ पक्षी है, ये उड़ रहा है और उड़ते हुए पहुंच गया ये कहां, कॉम्पैक्ट साइनाइड में, ठीक है। अमेरिका के पक्षी था, वो उड़ करके कहां चल गया, आयरलैंड के ऊपर चल गया। अब जब अमेरिका में होगा तो इसको बहुत चीजें मिल रहा होगा, वहां फॉरेस्ट होंगे, वहां क्या होगा, खाने पीने आसान से मिल रहा होगा, क्योंकि जहां ह्यूमन रहेगा वहां प्रोडक्शन तो खाने के करता है, एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, तो उसको खाना आसान से मिल रहा होगा। नहीं, जब आइलैंड के ऊपर चला जाएगा, वहां पर आदमी नहीं रह रहा है कोई, तो वहां पर खाने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरी बात है, एनवायरमेंट पूरे तरीके से चेंज मिलेंगे, है ना, अब उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा ये। तो यहां से देखोगे जब ये गया तो इसमें कई तरीके, यही पक्षी है और उसमें क्या हो, कई तरीके का चेंज है, इसका कलर चेंज है, इसका बिक्स चेंज है, इसका बिक देखो कितना लंबा है, बाकी सब छोटे छोटे बिक्स है ना। तो अलग अलग तरीके से क्या हो गया, आइलैंड पे जाने के बाद ये क्या हो गया, चेंजिंग आया। तो अब सोचो इसके बाद यहां से क्या कर रहा था, ये सब जो पक्षी था ये कंप्लीट रूप से क्या खा रहा था, अनाज, है ना, क्या खा रहा था, अनाज। तो इसके बिक्स क्या थे, छोटे छोटे, अच्छा इसका बिक्स छोटा ही है, मुंह में कुछ नहीं होते, है ना। तो क्या होगा, ये सारे के बिक्स छोटे हैं, अब छोटे बिक्स वाले क्या खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। अब ये अनाज जब खा रहे हैं तो इसके बाद देखोगे ये जब आइलैंड पे गया होगा, तो ये यहां समझना, एक चीज समझना कि जो हमने दिखाया कि सब एक जगह पर जमा हुआ, तो अब अमेरिका का पक्षी जो था उससे एक अलग हो गया ना। तो अगर उससे अलग हो गया तो वो तुम्हारा क्या कहा जाएगा, डाइवर्जेंट कहा जाएगा। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये मार्सुपियम, ये एडेप्टिव कन्वर्जेंस की बात हो, कंगारू। मार्सुपियम्स में एक आता है ये रैट, है ना। अब देखो एक मैमल्स है, एक तुम्हारे पास ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है, और ये तुम्हारे क्या है, ये भी मैमल्स, लेकिन ये तीनों अलग अलग तरीके से। अब ये अलग तरीके, सबका एंसेस्टर मार्सुपियम जो है ये क्या होता है, अब ये कन्वर्ट होता है किसमें, और भी देखो कन्वर्जेंस की बात करें, तस्मेनियन बर्ड, इसका एनसीईआरटी में फिगर होगा सबका, ठीक है। अब ये सबका सब देखोगे तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियम्स है, कंगारू का नाम ही, क्रिकेट तो देखते ही होगा, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कंगारू बोलते हैं, क्योंकि उनके वहां क्या है, कंगारू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मार्सुपियम रैट वहां काफी ज्यादा मिलते हैं वहां के जंगलों में, है ना। बैंडेड इंटेरियर जो है, टाइगर कैट है, तस्मेनियन बॉम्ब कुआमा। अब ये सब जो है तुम्हारे एक ही एंसेस्टर, क्या हुआ है कि ये सब डिफरेंट एंसेस्टर के हैं लेकिन एक ही फॉरेस्ट में से मिल रहे, है ना। सबका सब क्या हो रहा है, एक फॉरेस्ट में मिल रहे, और सबका सब जब एक फॉरेस्ट में मिलेगा तो क्या कहा जाएगा, ये कन्वर्जेंस मिलेगा, एक ही जगह पे मिल रहा है सब, जबकि सबका ऑरिजिन क्या हुआ होगा, अगर रैट का कंगारू के बच्चे तो नहीं है, ये कंगारू के जेनेरेशन से तो नहीं आया होगा, रैट का अलग ही जेनेरेशन चल रहा है, कंगारू का अलग ही जेनेरेशन चल रहा होगा, इसका अलग ही जेनेरेशन होगा, ये सब अपना अपना क्या होगा, डिफरेंट जेनेरेशन से आया होगा, ये सब एक जगह पर रह रहा है, क्योंकि सबको रहने के लिए क्या चाहिए, फॉरेस्ट, है ना, और सब फॉरेस्ट में आकर के रह रहा है। तो ये तुम्हारा क्या कहा जाएगा, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन की एक एग्जांपल होगा। तो एडेप्टिव रिलेशन में क्या हुआ, एक कन्वर्जेंस हुआ, आप पिछला वाला जो पढ़े थे क्या हो गया था, डाइवर्जेंस हो गया था। अच्छा, ऐसे में तुम्हारे पास
ये सबका एंसेस्टर डिफरेंट है, अभी हमने कहा कि एंसेस्टर सबका डिफरेंट है, लेकिन सब रहा क्या है एक जगह पे, सब ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं, सब तो सब एक ही जगह आ गए हैं, तो सब एक जगह आ गए तो कहा जाएंगे कन्वर्जेंस हो जाएंगे। अब यहां से देखोगे एडेप्टिव रेडिएशन का एक और एग्जांपल, यहाँ पर क्या है फिर से टाइगर कैट है, मार्सुपियन रैट है, बैंडेड ईयर है। अब इसमें क्या होता है कि ये सब के सब जो होते हैं ये जब बैक हो जाता है राइट, दोनों तरफ से ही चल रहा है। एडिट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बैक नो ना वहीं से होता है, सुबह बगम वहीं से हो जाता है। अभी देखो ये कंगारू, मार्सुपियन रैट, बैंडेड एंटेरियर, ये सब जो था वो क्या था, सबके एंसेस्टर डिफरेंट थे बट रहा एक जगह, इसमें इसको कहें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। अब इस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टाइगर कैट है, अब ये टाइगर कैट का एक नई प्रजाति आती है, क्योंकि ये क्या हुआ अगले जगह से आया, एक जगह रहने के लिए आया, तो इसकी अपनी एक प्रजाति बन गई जिसका नाम क्या हो गया बॉब कैट, है ना। मार्सुपियन रैट आया, एक जगह अलग जगह था, वो एक जगह आया तो उसको अपने अनुसार से ढंगना पड़ गया, तो ये किसकी तरह दिख रहा है आज का जो माउस है ना उसके तरह दिख रहा है। बैंडेड एंटीरियर दिख रहा है किसके तरह, एंटीरियर की तरह। तो ये सब जो जानवर है अपने आप में क्या माया है, चेंजिंग माया, इवोल्यूशन माया। बात क्या करो, हमने पढ़ा था कि जो धार्मिक किताबें उसने कहा था कि भगवान ने जैसा बना के दिए हैं वैसे ही रह सकते, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये सबको देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब में इवोल्यूशन हो रहा है, सब में इवोल्यूशन हो रहा है। और ये प्रूफ कौन दे रहा है, जगह जगह घूम घूम कर डार्विन मारे हैं, है ना, जगह जगह घूम करके कौन मारे हैं, डार्विन इस चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं कि देखो भाई भगवान कहा था ऐसा ही रहता है, किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है, भगवान की किताबों में, इसके हमारे पास देखो सब चेंज होते जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने धार्मिक चीजों को माना है वैसा ही होगा, इवोल्यूशन होते हैं, चेंजिंग आते हैं, हाँ, और चेंजिंग आकर के नई नई चीजें बनते रहते हैं। सोचो एक आदमी अकेला पूरा वर्ल्ड को गलत कर रहा है, संसार को गलत कर रहा है, जिसको देश ने निकाल दिया था, है ना, भगा दिया था, विरोध किया था उसका, वो पूरा दुनिया को गलत कर रहा है। कहता ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस बाद में जाके कि यही क्या बन जाते हैं, प्लासेंटम मैमम्स बन जाते हैं, है ना। मार्सुपियंस को कहा जाता है जो एक मैमम्स का एंसेस्टर रहा है, वो अभी डेवलपमेंट पूरे तरीके से नहीं हुआ है, उसके पास प्लासेंटा नहीं आया था, उसमें ओएस्ट्रस साइकल चलते थे, मेस्टोन साइकल नहीं चलते थे। अब ये सब भी क्या होने लगा है कि जब ये डेवलप हुआ इससे प्लासेंटा में, तो फिर क्या हो गया इसमें कि यहाँ पर मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हुआ, प्लासेंटा का डेवलपमेंट हुआ। हाँ, अभी भी बहुत से एनिमल्स में क्या होता है कि ओएस्ट्रस साइकिल नहीं चलते, मेस्टो साइकिल नहीं चलते है ना। मेस्टो साइकिल अगर देखा जाए तो ह्यूमन में ये होता है, मंकी में होता है, चिंपैंजी में होता है, काऊ बफेलो ये सबको देखो तो ओएस्ट्रस साइकिल चले, वो सब सीजनली ब्रीडर होता है ना, हमेशा नहीं आते, उसके हर मंथ मेस्टो साइकिल नहीं आती ह्यूमन की तरफ। तो वो सब अभी भी क्या है, तुम्हारे पास क्या कह सकते हो, ओएस्ट्रस साइकिल के पार्ट आते हैं, सीजनली ब्रीडर होते हैं। और हम लोग में क्या होता है कि वह ब्रीडिंग पावर हमेशा होती है ना। तो ये सब चीजें चेंजिंग आया, टाइम टू टाइम ये सब क्या होता गया, चेंज करता गया, और जब चेंज करता गया तो हम इसे इवोल्यूशन की कहानी समझ सकते हैं। समझ गए, चलो माइंड टेस्ट क्या था, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज। अभी हमने बताया था कि एक पॉइंट से ऑरिजिन हुआ और डिफरेंट एरिया में चला गया, तो उसे हम डाइवर्जेंस बोले थे, है ना। एडेप्टिव रेडिएशन कर सकते हो ऑप्शन के अनुसार से, है ना। माइग्रेशन तो हो नहीं सकता, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन। और अगर इस अनुसार से कहेंगे जब ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एडेप्टिव रेडिएशन आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट, एडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक जगह से स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्ट। मतलब अलग अलग हैबिटेट में चला गया और उस हैबिटेट के अनुसार से अपने आप को वहां पे क्या कर रहा है, सर्वाइव करना शुरू कर दिया, एडजस्ट करना शुरू कर दिया, एडप्ट हो गया, है ना। तो उसमें कहेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। चलो आगे मुझे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में
फिर से कौन आते हैं, चार्ल्स बाबा, है ना, डार्विन बाबा देखते हैं यहाँ पे, कहते हैं ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिज्म विथ गुड ट्रेट्स बेटर एडेप्टेड टू एनवायरनमेंट। अब समझना, यहाँ से एक कहानी आती है, ये कहते हैं कि देखो हमने अभी पहले बोला था कि डार्विन का कहना है कि जो जन्म लिया है अर्थ पे, वो अगर क्या करेगा, नेचर के अनुसार से ढलेगा, अच्छे नेचर का सिलेक्शन करेगा तो वहां सर्वाइव रह सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना कि अगर समय ठंडी का, पूरी ठंड चल रही है एकदम, उसमें कहो कि नहीं हम तो भाई पतले कपड़े पहनेंगे, नेचर के अनुसार से नहीं चलना, नेचर ठंडा हो जाए मेरा बॉडी गर्म है, नेचर क्या कर रहा है, ठंडी मारेगा, चले जाओगे, है ना। गर्मी का समय चल रहा है, पूरे क्या हो रही, पूरी गर्म है, 40-45 डिग्री सेल्सियस, उसमें कहो कि नहीं हम स्वेटर पहन के निकलेंगे, क्या होगा, स्वेटर जैकेट पहनोगे, गर्मी मारेगा, मुंह मारेगा और खत्म हो जाओगे। तो कहते नहीं, नेचर के अनुसार से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। हमारा बॉडी भी क्या करता है ना कि अपने अनुसार से, जैसे गर्मी आती है पसीना छोड़ना शुरू कर देता है, ठंड आता है सिकुड़न होने लगती है, तो हम क्या होते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा बॉडी उसके अनुसार से अडेप्ट करना जानता है कि जैसे ही गर्मी होता है, हमें गर्मी का एहसास होता है, हम पंखे के नजदीक जाते हैं, पसीना निकलना शुरू हो जाता है, बॉडी को ठंड फील करने लगते हैं। मतलब नेचर तो हम क्या करते हैं, नेचर के अनुसार से अपने आप को ढालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर नेचर के अपोज जाने की कोशिश करेंगे, नेचर मुझे बचने नहीं देगा, है ना, नेचर खत्म कर देगा। इसमें डार्विन कह रहे हैं कि भाई आपको नेचर को साथ लेकर चलना पड़ेगा, नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार से करने। अगर नेचर का सही सिलेक्शन करते हो तभी तुम यहाँ सर्वाइव करोगे, नहीं तो सर्वाइव नहीं करोगे। अब ये कह रहे हैं कि जो नेचर के साथ जो भी जन्म लिए, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, वो अच्छे ट्रेट मतलब उसकी कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर हो जो नेचर के अनुसार से अपने आप को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जो बेटर एडेप्टेड करेगा एनवायरनमेंट के साथ, उसकी प्रोगेनी की संख्या बढ़ेंगे। मतलब ये सिंपल सी बात करें कि देखो इस अर्थ पर उसी की पॉपुलेशन बढ़ सकता है जो रिप्रोडक्शन के अनुसार से फिट हो। अब रिप्रोडक्शन के अनुसार से फिट की बात क्या होती है, ये समझने की बात है। अगर इमेजिन करो कि नेचर ने ऐसा बना के रखा कि जिसके पास संतान ज्यादा उत्पन्न करने की क्षमता है ना, उसको क्या किया है कि उसको सही हैबिटेट नहीं दिया। अब जैसे एक डॉग, सोचो तुम्हारे आसपास डॉग रहता है, एक बार में 5-6 बच्चे जन्म दे देते हैं। अब बताओ रोड पे उतने बच्चे दिखते हैं, बच्चे बड़े होकर के उतना दिखता नहीं है, क्यों? अब क्या होता है कि बच्चे जन्म तो नहीं है, कोई नाले में गिर के मर गया, है ना, कोई रोड पे एक्सीडेंट गिर गया, कोई बीमारी हो गया, मर गया, तो नेचर ने उसको क्या किया है, पॉपुलेशन की कैपेसिटी तो दे दिया, बट नेचुरल सिलेक्शन का उतना नहीं। अब उस बच्चे में जो नेचुरल सिलेक्शन कर पाएगा, है ना, वही वहां पर क्या कर पाता, हमारे गले में दिखते रहते हैं। तो सोचो जितने बच्चे वो प्रोड्यूस करते हैं, अगर उतना हमारे गले में दिखे तो हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा हो उसका, है ना। बट नेचर ने उसको क्या किया कि भाई बच्चे जन्म देने की कैपेसिटी तो दिया, लेकिन उसको अपने अनुसार से क्या किया, एडजस्ट करने की कंडीशन नहीं दिया, खाने उतना नहीं दिया उसको, है ना। तो ये सब चीजें नेचर के अनुसार से चलता है। तो यहाँ पर क्या आता है कि भाई क्या होगा, ऑर्गेनिज्म विथ गुड ट्रेट, जो अच्छे ट्रेट के साथ जन्म, खास करके इनका जो कंडीशन है वो रिप्रोडक्शन को लेकर के, कि जो रिप्रोडक्टिव फिट है उसकी प्रोगेनी, उसके संतान उस अनुसार से अपने आप को क्या करनेगा, कन्वर्ट करनेगा, और फिर उसकी पॉपुलेशन वहां बढ़ना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव फिट नहीं हो, है ना, अब जैसे किसी बच्चे को अंडा देता है, अब वो जहां तहां दे आया, अब उसके अंडे कोई खा जाएंगे, कहीं फूट जाएगा, फिर उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो नेचर के अनुसार से देखो हर बच्चे को एक क्या नेस्ट बनाने की आर्ट बना नेचर ने दिया कि भाई अपना नेस्ट बनाओ, घोंसला बनाओ, उसके अंदर इसको रखो। हर बच्चे का अपने अनुसार से उसको पता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, वहां पर कौन कौन आएगा, हैबिटेट के अनुसार से उसने क्या किया, सबका नेस्ट बनाने की कैपेसिटी अलग है, अलग अलग तरीके से सब नेस्ट बनाते हैं, क्योंकि वो पता है कि हम जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उस हैबिटेट में कौन कौन से जानवर और मेरे साथ है जो मेरे अंडे को हार्म कर सकता है, मेरे बच्चों को मार सकता है, उसके अनुसार से वो क्या करके रखता है, अपना नेस्ट बना के करता है। तो सोचो जितने भी एनिमल्स अर्थ पर हैं सब स्ट्रगल कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के अनुसार से स्ट्रगल कर रहा था, पीछे तूने देखा हैबिटेट का स्ट्रगल चल रहा था, खाने का स्ट्रगल चल रहा है। 3 चीज तो मेरे लाइफ में हमेशा स्ट्रगल देती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें चलती है जो बेसिक नीड ह्यूमन का है। ऐसे पक्षी और भी जानवर का खाने का चल रहा है, रिप्रोडक्शन का चल रहा है और उसके रहने का चल रहा है ना, क्योंकि वो जहां पर रह रहा है वो कैसा हैबिटेट है, क्या उसके अनुसार से बेटर सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब चीजें उसके साथ चल रहा है। तो ये सब लेकर के जो चलेगा उसके संतान यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगी, उसकी पॉपुलेशन यहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब डार्विन से पहले एक थे
जीन बैप्टिस्ट लामार्क, इसको लामार्क के नाम रखे, जेबी लामार्क के नाम ले रखे, ठीक है। अभी डार्विन से पहले इनकी एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, बहुत हद तक अच्छी भी थी और कुछ चीजें इसमें कंट्रोवर्सी रह गई, है ना। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन में क्या कहते हैं कि जिस ऑर्गन का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं वो ज्यादा ग्रो करता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिसका यूज कम करते हैं उसका ग्रोथ कम होता है और स्ट्रेंथ भी कम होता है। सिंपल सा कहे कि भाई दोनों हाथ में 10-10 केजी उठाओ, जिस हाथ का तुम हमेशा काम में आ रहे हो वो हाथ देर तक रखेगा 10 केजी को, जिस हाथ का कम यूज कर रहा होगा वो हाथ तुरंत ही थक जाएगा, है ना। ऐसे ही कहे कि भाई ऐसे वेस्टिजियम ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जिसका हमने यूज ही करना बंद कर दिया। अपेंडिक्स बड़े होते थे, अब धीरे धीरे उसके साइज छोटे हो रहे क्योंकि यूज ही नहीं किया, उसका यूज नहीं करेंगे तो उसका ग्रोथ करे कम जाएगा। आंख के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम होता है नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, है ना। वो पहले क्या करता था कि ये आयोनाइज नहीं होता था, तो जब हमारे मैमल्स आने से पहले ये आयोनाइज नहीं होता था तो धूम डायरेक्ट पर जाता, तो आंख के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर था। जब से आयोनाइज आ गया ये आगे का डस्ट को साफ करते रहता, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ा। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक पतली सी लेयर, इसको जब नीचे करोगे तो एक पतली सी व्हाइट लेयर दिखाई देगी, है ना। तो बस थोड़ा सा बचा है हमारे बॉडी में, इसका मतलब जिसका यूज करना बंद कर देंगे वो धीरे धीरे ग्रोथ होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे बॉडी से गायब हो जाएगा, है ना। तो वही कहे यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। अब ये कहे कि जिराफ को देखो तुम, जिराफ बेचारा क्या करता था, पहले घास छोटा छोटा होता था, अपना हेड नीचे करके खाता था तो उसके गर्दन छोटे रह गए, है ना। लेकिन जैसे जैसे नीचे में खत्म हो गया, उसकी पॉपुलेशन एक समय बहुत ज्यादा हो गया था, तो नीचे में घास खत्म हो गया तो ऊपर करने लगा मुड़ी, तो धीरे धीरे उसका नेक क्या हो गया, लंबा हो गया। अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि भाई मान लिया जाए एक जिराफ का नेक लंबा हो जाएगा, अब वो कैरेक्टर अगले बच्चों में चला गया उसका, है ना। अब जितने भी जिराफ होते सबका नेक लंबा हो। तो अब यहां से दो बातें पर कंट्रोवर्सी है। एक तो सबने जेनेटिकल कैरेक्टर करा था कि जो मदर फादर से कैरेक्टर आता वो ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा था। और दूसरी थ्योरी यहां पर आके के फंसा एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, जो हम अपनी मेहनत से डेवलप करते हैं, वो कैरेक्टर अगले जनरेशन में जाना, है ना। जिराफ ने मान लो मेहनत करते करते अपना नेक लंबा किया, अब वो जनरेशन बाई जनरेशन चलना शुरू कर। इमेजिन करो कि अगर एक इंजीनियर है, बहुत पढ़े उम्र को अपना दिमाग बनाया है, हाँ, अब उसके बच्चों को दिमाग जन्म से ही आ है, ये तो गड़बड़ है ना। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है कि अगर तुमने जितना पढ़ के जो कुछ बढ़ोगे लाइफ में वो अपनी मेहनत से बढ़ोगे। अब ये कैरेक्टर तेरे बच्चों में नहीं जाएगा, वो फिर से जन्म लेगा, फिर से अपने अनुसार से कैरेक्टर तैयार करेगा, है ना, अपने अनुसार से मेहनत करेगा। हाँ, हो सकता है कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, लेकिन एक जरूरी नहीं है कि फादर जितना ही सक्सेस हो या फादर से ज्यादा भी सक्सेस हो सकता है, वो उसकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि जन्म से ही करेगा, हाँ। ये एक थ्योरी इनका आगे जाके के कंट्रोवर्सी रहती है। ये कहते हैं यूज एंड डिसयूज ऑर्गन कि जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज करेंगे वो ऑर्गन ज्यादा ग्रो करेगा, जिस ऑर्गन का कम यूज करेंगे उसका ग्रो क्या होगा, कम होगा। अब ये देखो जिराफ वाली कहानी, इन्होंने जिराफ नहीं कहा कि भाई देखो ये ऊपर में पेड़ पौधा खाने लग गया तो इसका नेक लंबा हो गया, है ना। ये क्या हो गया, इसका स्ट्रेच किया, अपने गर्दन को खींचा, और गर्दन को खींचा तो इसका नेक क्या हो गया, बड़े हो गए। अब इसका नेक बड़े हो गए था, अब इसने क्या करना, गर्दन ऊपर ही रखने लग गया, नीचे नहीं किया। तो कहा कि अब इसके जो प्रोगेनी होंगे, इसके जो संतान आएंगे, उस संतान में भी क्या होगा, ऐसा ही आएगा कि धीरे धीरे नेक क्या हो गया, बहुत लंबा करेंगे। आज जिराफ का नेक देखो, पहले जिराफ ऐसा दिखता था, फिर ऐसा दिखा, फिर और लंबा दिखा, है ना। तो ये करा कि भाई हैबिटेट के अनुसार से मान लो पेड़ की लंबाई जैसे बढ़ती गई, इसने अपना हाइट क्या करता गया, बढ़ाता गया। लेकिन ये ठीक है कि अब उसके अनुसार से क्या होता गया, चेंज होता गया, लेकिन ट्रांसफर होना ये थोड़ा सा इनका क्या रह गया कि हम भाई जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है उसको ट्रांसफर कर देंगे, उसको हेरिडिटी कर देंगे, वो थोड़ा सा इनका गड़बड़ रहा। चलो अब यहां से क्वेश्चन क्या है, कहता है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन किसने दिया, अभी तो बताया था, लामार्क ने दिया था ये, है ना। याद है ये सारे साइंटिस्ट का नाम सुनना है। चार्ल्स डार्विन क्या किए, एविडेंस मार करके दे रहे, है ना, और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। अल्फ्रेड वेनिस, याद करना क्या बताया था, इनका मत बहुत खराब था। इस सेम समय पे काम कर रहे थे डार्विन के। डार्विन कहां था, गोम्पेगस आइलैंड में, और वेनिस कहां थे, मंगाए पिनाइबो, है ना, वहां पे थे। डार्विन से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किया, अल्फ्रेड वेनिस। सारे एविडेंस में आए, ये नाम किनका हुआ, डार्विन का, है ना। तो इनका मत अच्छा नहीं था। जीन बैप्टिस्ट लामार्क अभी बताइए यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। लुईस पास्चर ये पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति जो होता है स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब वो भगवान वाली पावर,
वो नहीं होता है ना, अपने आप जीवन नहीं आ जाते। ये कहते हैं कि माइफ से ही माइफ आती है, जो पुराने माइफ है उसी से माइफ आते हैं। बट ये एक चीज बताने में फेमस हो गए थे कि पहले माइफ कैसे आई थी, है ना, वो इस पास ये नहीं बता पाए थे, वो अभी तक नहीं बता पाए होंगे। हम इमेजिन ही करते रहते हैं कि ऐसा ना ऐसा हुआ होगा, ये चीजें है ना, कहानी बनते रहती है। समय समय पर कहानी चेंज हुआ है ना, तो ये चेंज होते हैं। चल अब है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। इस चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा ये है ना। अब समझना, इससे पहले रिकॉम टेस्ट है। अब रिकॉम टेस्ट आप एक बार देखो क्या है। डार्विन वेंट ऑन, कहां पहुंचे थे ये, मंगाई आर्चिपेलागो या गैम्पागोस आइलैंड या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। मंगाई आर्चिपेलागो पे कौन गए थे, वेनिस, है ना, गैम्पागोस आइलैंड में डार्विन गए थे। दूसरा डार्विन एक्सपेरिमेंट। डार्विन ने किसके एक्सपेरिमेंट किया, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें किसमें बात की है, एडेप्टिव रेडिएशन, बिग बैंग थ्योरी तो बहुत से लोगों की कहानी थी। केमिकल इवोल्यूशन में हमारे पास क्या आए थे, दो साइंटिस्ट आए थे। तो इसका नाम बताएगा क्या क्या था, एक अर्नेस्ट मेयर थे और एक तुम्हारा जल्दी से बताएगा, है ना, एक तुम्हारे पास है जॉन वेस्टेड। एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया क्या था, सेम इस तरह के, तो एडेप्टिव भी होगा नहीं। अगर अंदर जाएंगे तभी एडॉप्ट करने के। अब तुम अपने घर में सब दिन पूरी जिंदगी बिता दो, क्या एडॉप्शन करना। अब तुम घर से निकलो दुनिया घूमो, है ना, अलग अलग जगह पे जाओगे तो कहीं ठंडी वातावरण मिलेगा, कहीं गर्मी मिलेगा, कहीं अपना जैसा मिलेगा। तो अलग अलग जगह पर जाएंगे तो हमें लाइफ में समझ में आएगा कि हाँ अलग जगह पर अलग एडॉप्शन करना पड़ता है ना। अब एक ही जगह रहेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जाएंगे तभी तभी तो लोग घूमने के लिए जाते हैं ना। कोई पहाड़ी क्षेत्र में घूमने गया, कोई बर्फीले क्षेत्र में घूमने गया, कोई ओशियन घूमने जा रहा है, ताकि अब वहां पर से आएगा तो पहले दिन जैसे पहुंचेगा कुछ ना उसको क्या हुआ पता चला, बीमार पड़ा है। रीजन है अपनी ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे सिस्टम के एडॉप्शन करने में तो टाइम लगेगा बॉडी को, है ना। इसमें एक दो दिन वो पता चला कि बेड पर 2 ही 3 दिन का घूमने का ट्रिप बनाता है, 2-3 दिन वो बीमारी रहता है ना, घूमेगा नहीं ज्यादा। चल ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसका आंसर आपको खुद ही बनाना है, ऐसे तो हम बता ही देते हैं बट देख लीजिए। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम कॉमन डिफरेंट, क्या कहता है, एंसेस्टर एंड एडेप्टिव रेडिएशन। कॉमन से आएंगे तो अंग्रेजी में समझ आएंगे। बायोलॉजिकल ऐसे तो दोनों आ सकता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात हमने की है ना। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू केमिकल इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन या ऑल ऑफ द अबव। किसका था, नेचुरल सिलेक्शन के कारण से, क्योंकि पेड़ धीरे धीरे बड़ा होते चले गए थे, है ना, उस अनुसार से अपना गर्दन को बढ़ाना पड़ गया उसको। चलो 5 क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देख लीजिए। 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का ए, 5 का बी। चलो अब आते कहानी कहां से चलती है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब कहानी सभी साइंटिस्टों को जुड़ती है। चार्ल्स डार्विन कहा कि नेचुरल सिलेक्शन, है ना, अभी कह रहे इससे इग्नोर करें कुछ समय के लिए, नेचुरल सिलेक्शन को छोड़ देते, इग्नोर करते हैं, अभी छोड़ते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल जो इन्होंने कहा था इनहेरिटेबल फैक्टर क्या होती है, ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन। अब ग्रेगर जोहान मेंडल इस जब चार्ल्स डार्विन पढ़ रहे थे तो इनको घुमा गए थे। वो चार्ल्स डार्विन जब नेचर के बारे में पढ़ रहे थे इनको याद नहीं किए, है ना, याद होगा क्योंकि मेंडल बेचारे फेल हुए इन्हीं के चक्कर में, है ना, तो उनको उस समय तक बेचारे चल रहे थे। तो उस समय इनको इग्नोर किया गया, ग्रेगर जोहान मेंडल को डार्विन के समय पे, है ना। और ह्यूगो डे व्रीज जब आए तो उन्होंने एक थ्योरी लेकर आया, कहा कि देखो इवोल्यूशन का एक और कंडीशन आ सकता है, वो कंडीशन होगा म्यूटेशन। उसके पहले चल रहा था कि भाई जो आएगा वो क्या होगा, इनहेरिटेबल फैक्टर। फैक्टर बोले थे मेंडल, इस पर बहुत चर्चा चला था, बहुत से साइंटिस्ट आए थे, है ना, ये खुद देखने फैक्टर क्या, क्योंकि मेंडल फैक्टर बताने से पहले मर गए थे। लिख तो दिया था अपने किताबों में, बेचारे सक्सेस हुए नहीं तो फैक्टर का कहानी नहीं खोला वो, है ना। उसके बाद फैक्टर चलता रहा कि कोई जीन लेकर आया, कोई क्रोमोसोम लेकर आया, कोई न्यूक्लियस की बात कर रहा, कोई सेल की बातें कर रहा। वो तो जेनेटिक्स जब पढ़े थे हमें पता चल गया था, है ना। फैक्टर खोजने में लग गए थे 150 साल, जब बोले मेंडल। उसके बाद ह्यूगो डे व्रीज ये लेके आए एक म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या था, ये भी हम जेनेटिक्स में पढ़े हुए। म्यूटेशन क्या होता है, एक क्रोमोसोम है या एक जीन का लेयर है, इसमें से कोई एक आध जीन डिलीट हो गया या एक आध जीन नया बन गया। अब जब नया बन गया तो नया कैरेक्टर,
वन जीन वन कैरेक्टर हाइपोथेसिस हम ऊपर कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब सोचो मेरे पास अगर क्या होता है कि एक नया जीन बन जाता है, और जब नया जीन बन जाता है तो वहां से क्या हो जाएंगे, एक नया कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा, वो भी एक इवोल्यूशन दिखा रहा है। जैसे अभी चोच वाले की बात हो रही थी, अब एक छोटा सा चोच था, एक बड़ा चोच आ गया अगले जनरेशन में, ये एक इवोल्यूशन है। इसमें बड़ा चोच करने भी कह रहा है कि क्या होना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। अब वो चेंजिंग म्यूटेशन शुरू होती है। म्यूटेशन में तुम्हें डीएनए का सीक्वेंस में चेंज होना, जीन में चेंजिंग आना, या तो क्रोमोसोम का ही डिलीट हो जाना या क्रोमोसोम नया एक्स्ट्रा बन जाना, इसके कारण से क्या हो जाएंगे, चेंजिंग आ जाएंगे। तो ये म्यूटेशन करता है, जहां पर थोड़ी बहुत भी चेंजिंग आएगी वहां पर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। अब म्यूटेशन क्या है, इसकी कहानी समझो। अब ये देखो, ये डीएनए का सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ है ना। अब और रैंडम एंड डायरेक्शनल। अब कहता है कि मान लिया जाए कि यहां से कहीं से भी एक सीक्वेंस गायब हो गया। अब कहीं से भी एक सीक्वेंस गायब हो जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, ये देखो छोटा से बड़ा हो रहा है ना। अब यहां पर अगर सीक्वेंसेस चेंज होता है, जैसे ए बी है और ए पर ए के जगह पर यहां पर क्या हो गया, 7 यहां चला गया और बी यहां से यहां आ गया। तो देखो ये दोनों जीन, पहले क्या था, ए बी एक क्रोमोसोम था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा था, 2 क्रोमोसोम की संख्या के जीन बता रहा है। थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ, क्या हो गया, 7 यहां चल गया और बी यहां आ गया। जैसे जीन चेंज हुआ, अपना लोकेशन चेंज किया, ये ऐसा नहीं कि ऐसा जीन होता है, एग्जांपल थ्रू समझा रहे हैं कि इस तरीके से क्या हो जाता है कि अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है, इस बच्चे में चेंज आ गया, है ना। अब कहते हैं म्यूटेशन और रैंडम एंड डायरेक्शनल। अब क्या होगा कि कहीं से भी चेंज हो सकता है, रैंडम बट डायरेक्शनल होंगे। डायरेक्शनल मतलब क्या होंगे कि पुराने वाले से नया वाला बेहतर होगा, पुराने वाले से नया वाला बेहतर होगा। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना जेनजी, अब दादाजी को देख लो, फादर को देख लो और तुम अपना जनरेशन देखो, इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। आज हम लोग क्या है, नए जनरेशन में आ गए और हमारे पास सारी चीजें डिजिटल होती जा रही है। दादाजी को थम डिजिटल करने के लिए बेचारे, अब तो थोड़ा दादाजी मोबाइल भी पकड़ने लगते हैं, आज है ना 5-6 साल पहले उनको मोबाइल देते उनका हाथ कांपने लगता था, उनको लगता था पूरा घास लगा हुआ है, अगर गिर गया हाथ से तो गया, है ना, नहीं जमाते थे वो। अब धीरे धीरे हम लोग के साथ एडजस्ट करेंगे, वो भी क्या हुए, इवोल्यूशन कर रहे हैं, है ना, उनमें भी चेंज आ रहा है, नए तरीके आए हैं, उसके अनुसार से चेंज करना पड़ रहा है। तो ये करें कि डार्विन वेरिएशन और स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ये करें कि भाई ये किनका था, डेवरिज का, ह्यूगो डेवरिज का। वो करें कि भाई म्यूटेशन कहीं से भी हो सकता है, रैंडम हो सकता है, डायरेक्शनल लिखा है ना। और ये करें कि वेरिएशन जो होगा धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, मतलब एक का एक चोच बड़ा नहीं हो गया होगा, धीरे धीरे आएगा। तो ये दोनों अलग अलग थ्योरी पहचान रहे थे, होगा। अब इनकी कहानी जो है, यहां से कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन, और यहां से कहते हैं सिंगल स्टेप म्यूटेशन से क्या हो जाता है, एक नया स्पीशीज डेवलप होते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखना, ध्यान करना, अगर हम स्पीशीज, अगर मुझ में कोई चेंजिंग आया, अब मान लो चेंजिंग आया, हम में चेंजिंग आया, अब वो क्रोमोसोम चल गया हमारे बच्चों में, अब मान लो उस बच्चों का क्या होगा, नाक गणेश जी जैसा लंबा हो गया। अगर वो एनवायरमेंट में सिलेक्ट कर लिया, नेचर ने उसे एडजस्ट करने दे दिया, तब तो बच्चे जब अपन इस मैरिज होगा, पॉपुलेशन रहेगा, तो फिर उसके बच्चे अगर वैसे आने शुरू हो गए तो एक नए तरीके का ह्यूमन दिखेगा, फिर गणेश जी जैसे बहुत सारे दिखने लग जाएंगे, ऐसा आ जाएगा। अब एक है कि भाई नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया तो खत्म हो जाएगा, होगा। तो अगर एक जीन में भी चेंज आता कि सिर्फ नाक की लंबाई बढ़ेगी, और अगर वो चेंजिंग आया और वो सर्वाइव कर गया, मतलब फिट हो गया इन्वायरमेंट के अनुसार से, नेचर के अनुसार से, तब जाकर के क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फिर उसकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों काम करें, ह्यूगो डेविड थ्योरी भी काम करे कि देखो जीन में म्यूटेशन हुआ तो इवोल्यूशन हो गया, डार्विन का भी काम करे कि देखो म्यूटेशन सिर्फ इवोल्यूशन का कारण नहीं बन सकता, म्यूटेशन होने के बाद क्या वो नेचर के अनुसार से क्या हो रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर नेचर के अनुसार से एडजस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे कई बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, कई ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। गांव में देखो कभी ऐसा बच्चा जन्म लिया गणेश जी जैसा, तो हवा काफी ज्यादा होगा, वो बच्चे ज्यादा समय नहीं बच पा रहे, क्यों, क्योंकि नेचर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास क्या होता है, अब तुम अपने देखो चाइनीज को देखो, दोनों में चेहरे में फर्क है ना। चाइनीज का क्या होता है, ये वाला जो आगे हम उनका फेंकता है ना, वो एकदम ये फोरहेड के सामने होगा, क्योंकि उनकी जो कंट्री वो हायर एल्टीट्यूड पे है, और जब एल्टीट्यूड ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नाक छोटा होना चाहिए। अब सोचो आदमी अगर नाक छोटा रहे, फेस लंबा हो जाए, देखने में कैसा लगेगा, तो नेचर ने भाई ये बोन को ग्रो कम कर दिया, तो ये सीधा आ गया, नाक छोटा हो गया, उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना आसान हो गया। हमारे पास क्या होता है, हम एल्टीट्यूड से नीचे पे आ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे पास ज्यादा है,
तो हमारा नाक थोड़ा सा लंबे हुए, है ना। अब हमारे जोग्राफिकल एरिया में रहने वाला का नाक और ज्यादा लंबा हो जाए तो फिर वो सर्वाइव करेगा, मुश्किल होगा। फिर उसको एलिफेंट जितना कैपेसिटी चाहिए एयर को खींचने के लिए, लंग्स रखा आदमी होगा और नाक रखा है एलिफेंट होगा, सर्वाइव करना मुश्किल तो होगा। पता नहीं गणेश जी कैसे सर्वाइव कर लिए थे, है कि नहीं, हम लोगों को तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीजें ठीक है, वो गॉड थे, उनके पास पावर थी, वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। लेकिन हम लोग के पास ऐसी पावर तो दे के गए नहीं गॉड कि भाई ऐसा पावर हम लोग के पास भी होता और हम लोग भी ऐसे सर्वाइव कर रहे थे। तो नया स्पीसीज यहाँ से डेवलप होता है, और अगर वो क्या करता है वहां पर नेचुरल सिलेक्शन करके ग्रो करता है तो उसको क्या कहते हैं, साम्युटेशन कहते हैं। तो चलो माइंड टेस्ट है, कहता सिंगल स्टेप म्यूटेशन इज नोन एज, क्या इवोल्यूशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा या साम्युटेशन, एक स्टेप होता तो क्या हो जाएंगे, साम्युटेशन आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डी विनबर्ग, ठीक, हार्डी विनबर्ग में इसको अब आ रहा है 20th सेंचुरी में। बीच में हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है गॉडफ्रे हार्डी, और एक आते हैं विल्हेम विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग ये दो साइंटिस्ट हैं, और इनकी एक थ्योरी आती है इक्विलिब्रियम, दुनिया इक्विलिब्रियम से चलती है, सब कुछ मेंटेन करके चलना होगा, है ना। अगर मेंटेन नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे तो हमें यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा। और इन्होंने बायोलॉजी में थोड़ा सा क्या किया, मैथमेटिकल अप्रोच डाला, ग्राफिकली सोचना शुरू किया, प्रोबेबिलिटी लगाए, अनुमान लगाए दोनों। क्या अनुमान थे इनके, ये कहते हैं एलियंस, एलियन पता है तुमको, पेयर ऑफ जीन, हाँ अब तक तो पता हो गया, जब आप इवोल्यूशन की कहानी कर रहे हैं तो पता होगा। अब उसमें कहते हैं कि जो जीनोटाइप्स है, किसी एक जनरेशन का जीनोटाइप, दो जनरेशन और तीन जनरेशन, तीन चार जनरेशन, अब ये कहता है इसका जीन इसमें ट्रांसफर होगा, इसका इसमें ट्रांसफर होगा, इसका इसमें ट्रांसफर होगा। अब इस समय पे अगर किसी तरीके का क्या होता है, एलियनिक चेंज आता है, जैसे ये सोचो, अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इनका ए और ए है, और ये दोनों को शादी करवा देते हैं, ये मेल है फीमेल, अष्टांश रुद्रा चल रहा होगा। अब ये दोनों की शादी करवा देते हैं, तो इनके जो बच्चे हैं, है ना, आदमी है, इनके पास जीन ए है, अब हो सकता है कैप्टन ए आ जाए, हो सकता है कैप्टन ए स्मॉल ए आ जाए, या तो हो सकता है स्मॉल ए आ जाए। अब ये क्या हो सकते हैं कि जब जेनेटिकली चेंज आएंगे, मतलब ये दोनों अगर शादी किए हैं तो ये दोनों में अपने आप में क्या होता जाएगा, जेनेटिकली चेंज होता जाएगा। इसमें कुछ सिमिलरिटी भी दिख रहा है, अब कुछ डिसिमिलरिटी भी दिख रही है, जो स्मॉल ए बने, तो डिसिमिलरिटी क्योंकि इनके पास तो नहीं था, तो ये जो पूरा एक जीन का समूह बना, अगर आपके पास दो जीन है ना, आपके पास दो जीन है, जो शुरुआती पॉपुलेशन में मानो बना होगा, एक मेल के पास एक फीमेल के पास, ऐसा दो जीन बना, तो कह रहे हैं कि भाई आपको कैप्टन ए हो सकता है, कैप्टन ए स्मॉल ए हो सकता है, या तो स्मॉल ए आ सकता है, या तो कैप्टन ए आ सकता है ना। अब ये इस टाइप का जीन तैयार हो सकता है। लेकिन अगर इवोल्यूशन की जोड़ते कहानी थोड़ा सा इसमें, तो कहते हैं कि अगर इसमें टोटल जीन एंड देयर एलियन इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में इतने टाइप के जीन मानो एग्जिस्ट कर रहा हो, और जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। हाँ हो सकता है कि इसकी पॉपुलेशन कम या होगा, इसका पॉपुलेशन ज्यादा हो गया होगा, इसका कम रहा होगा तो इसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, मतलब किसी एक का ज्यादा होगा, लेकिन एक का कम रहा होगा तभी दूसरा क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, वो मेंटेन करके चलेगा, है ना, एक कांस्टेंट करके चलेगा, इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जैसे हार्डी विनबर्ग में एक इक्वेशन देते हैं कि अगर ये पी स्क्वायर लिखने का तरीका क्या है कि अगर मान लो जीन हमेशा पेयर में रहता है, जीन हमेशा किसमें रहता है, पेयर में, तो ये कहते हैं कि पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी, ना तो जैसा मत लगाना पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, पी इंटू पी की बात करें, ये क्यू इंटू क्यू पेयर ऑफ जीन की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये हाँ जोड़े थोड़ा सा मैथमेटिकल कंडीशन लगाया, पी इंटू पी को पी स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ से क्या कर दिए, क्यू स्क्वायर कर दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इनको बाद में जाके ऐसे लिखते हैं कि देखो ये दोनों जीन जब आपस में शादी करेंगे तो दोनों आपस में मिला, और दोनों मिलकर कैसे होगे नहीं आगे, तो p प्लस क्यू का होम स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनकी भी कुछ पॉपुलेशन रह गई, इनका भी कुछ पॉपुलेशन हो गया, अब कुछ जो नए पॉपुलेशन आ रहे हैं वो इन्हीं से आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 2p q आ रहा है। अब ये जो 2p q की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, इसका कांस्टेंट बनी रहेगी, हाँ, क्योंकि दो ही टाइप का जीन है p और q, तो ये दोनों से जो मिल के आएंगे वो क्या बनेंगे, pq ही बनेंगे, तो ये कांस्टेंट करके चलना है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल लगाएंगे, बट वो p² को मैथ की तरह से ना उसको जीन का दे रहे हैं। अब ये कह रहे कि देखो
मेरे पास क्या है, एक जीन पूल है इस टाइप का, कैप्टन ए स्मॉल ए, कैप्टन ए स्मॉल ए, इस टाइप का बहुत सारे जीन्स है ना। अब ये सब जीन जो होते हैं, द सम ऑफ टोटल द एमिन फ्रीक्वेंसी इज 1, इस सबको जोड़ दो, हमेशा कितना हैंग आएगा, 1 है। मतलब जितना डोमिनेंट उतना ही क्या होगा, रिसेसिव। अगर ऐसा होता है तब इसको हम कहते हैं अस्टेबल, तब हम इसे क्या कहते हैं, अस्टेबल। कहता है 2 एमिन ऑफ 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए कितने हैं, 2 एमिन से। अब ये समझना, एक कैरेक्टर जैसे अगर हमारी हाइट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हमारी हाइट की, तो हमारे यहाँ 2 टाइप का जीन होगा, एक हमारी हाइट को बढ़ा सकता है और दूसरा हाइट को ड्वार्फ। अगर सोचो एक की मदर जो है थोड़ा ड्वार्फ है, मतलब हाइट में कम है, अब फादर बहुत लंबे हैं, तो उनके बच्चे थ्रू स्प्रिंग जैसा हो जाएंगे, बड़े छोटे होने नहीं। तो कोई एक ही कंडीशन है, या तो मदर बनाएगा या तो फादर बनाएगा, तो दोनों का जोड़ के कोई एक ही काम कर पाएगा। तो यही कहते हैं सम इसका कितना होता है, 1 ही होता है। ऐसा नहीं करना हनुमान जी जैसा है ना, कि भाई कभी लंबे खिंचा गए हैं तो कभी क्या हो गए, कम गए हैं, ऐसे पावर हम लोग में आया नहीं। अब कह रहे हैं कि इनके बच्चे में मान लो ए आ गया, दूसरा बच्चा हुआ जिसमें क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया, तो है तो यही का जीन, तो जितना जीन इनके पास था उन्हीं से ट्रांसफर इसमें होगा, तो वो जीन ऐसे ही रह जाएगा, है ना। तो कहते हैं 2 एंगल्स फॉर 1 कैरेक्टर, एंगल हैड इक्वल चांसेस टू गेट इनहेरिटेड, दोनों को मौका मिला है ना। ये भी अपना कैरेक्टर देख सकता है और जो स्मॉल में बना था वो भी अपना कैरेक्टर शो कर सकता है, तो दोनों अपने कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब कहता है कि इसके आने के चांसेस कितना, प्रोबेबिलिटी कितना है, 50%। दो ही कोई जीन है 50% चांस बनता है, दूसरे का भी कितना चांस होगा, 50%। अब दोनों को जोड़ दो तो कितने आते हैं, 1। तो यही कह रहा है कि भाई ये कांस्टेंट रहता है जीन, कभी चेंज होता है। ए को p मान लेते हैं स्मॉल में इसका, तो p into p क्या हो गया, p इसका, दोनों आपस में जुड़ेंगे, p बना, q और q बना जुड़ेगा तो इसको क्या लिखेंगे, q स्क्वायर लिखेंगे। ये तो भी हम समझा ही दिए थे। अब ये क्या करें कि एक मेल है और एक क्या कहते हैं, फीमेल लेते हैं। अब यहाँ से मान लो मेल जो है वो कैपिटल ए वाला है और फीमेल जो है स्मॉल ए वाला है, तो उनके जो बच्चे आएंगे, अगर एक p और q है तो उनके बच्चों में कौन सा जीन आएगा, एक p और एक q, तो 2p इक्वेशन आ जाता है। 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 0.5 उसको कॉमन हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा। तो बात वही आती है कि सर अगर जितने भी एलिमेंट्स इस एनवायरनमेंट में है, हमारे नेचर में है, वही आते जाता है और उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और ये चेंज आने का एक ही रीजन है, वो म्यूटेशन है। अगर डोमिनेंट ए है, रिसेसिव ए है, तो कैरेक्टर किसका माना जाएगा, मेंडल मामा तो पढ़ा है, कैरेक्टर किसका जाता है, डोमिनेंट माना जाता है। अगर ए और ए का मिक्सचर आया तो जो क्या होगा, तुम्हारा जो डोमिनेंट रहेगा वो अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा, जो डोमिनेंट नहीं वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, ये तो पता है। और ये डोमिनेंट को क्या कहता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। चलो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2pq। तो ये ठीक है, इसको इसकी वैल्यू कितना हमेशा रहेगा, फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब ये तराजू है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। अब ये हमेशा क्या रहेगा, p 0.5 q 0.5 बराबर हो गया। अब इसमें क्या है कि इवोल्यूशनरी चेंजिंग अगर इसमें आता है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। जब भी इवोल्यूशन आएंगे, इवोल्यूशन आने के बाद क्या हो जाएगा, चेंजिंग होगा। कहता है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। अब यहाँ की देखो क्या हो रहा है, इधर कुछ पॉपुलेशन थे, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वो इधर की ओर शिफ्ट करते चल रहे हैं। तो यहाँ का जो जीन था, मान लो हमारा इन्वायरमेंट बिहार का रहने वाले हैं तो बिहार के अनुसार से चेंज है। अब हम चले जाए जब पोंगल रीजन पे अर्थ का, अब वहां पर माइग्रेट अगर करने लगे तो वहां पर हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा। इधर से कुछ गए थे फिर उधर से कुछ आ रहे हैं, जब उधर से आए तो कुछ नया चेंजिंग होकर के आया, तो चेंजिंग जरूर हो रहा है बट एलियन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये देखो कहता है बिफोर और आफ्टर म्यूटेशन होने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग आती है। तो यहाँ से कह देंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग, मतलब कहता है इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब करना है तो क्या कर सकते हो, तो एक होगा म्यूटेशन। अगर हमारी सारी ह्यूमन एक जैसे तो दिख नहीं रहे, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ रही है तो ये होगा म्यूटेशन। दूसरा होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर मदर, मानो मदर और फादर का जीन हमारे पास है तो मदर में कुछ कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है, फादर में कुछ कैरेक्टर आ रहा है, तो हम ना तो एग्जैक्ट फादर की तरह हो पाए और ना ही एग्जैक्ट मदर की तरह हो पाए, तो थोड़ा बहुत मुझमें चेंजिंग दिखाई पड़ा, तो वो कहा जाएगा मुझे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वहां पर जीन आपके जुड़ेंगे। नेचुरल सिलेक्शन भी एक कारण बन सकता है, अगर नेचर हमने सही से नहीं चुना तो हमारी पॉपुलेशन घट जाएंगे, तो जीन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसके कारण से जीन की फ्रीक्वेंसी में कमी आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन में p स्क्वायर प्लस q से क्या बनेगा, q स्क्वायर p, ये दो, अच्छा तो सिंपल अभी तो पढ़े ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज कम टू क्या, 2pq। चलो अब है फॉन्डर इफेक्ट, देखो कितना बचा हुआ पेज,
बहुत टाइम हो गया मोबाइल का स्टोरेज खत्म हो गया। कहाँ पहुँचे? 1 भी चांस देना तो देखो इसके कम कर देंगे इसमें जोड़ देंगे वीडियो को। हाँ यहाँ 10 मिनट में आई। एक चीज दिक्कत हो रहा है बस सेव कर देंगे सेव कर देंगे ठीक चलिए तो करने का सुनता हूँ। एक चीज दिक्कत हो रहा है सर एक ऑप्शन आप जो कर होता है ना बंद कर देते हैं ना तो एडिट हो जाता है उसको बंद वीडियो वॉल्यूम बंद कर दिया इसमें हाँ, तो वो एडिट हम करेंगे।